अपने आप में एक डमी सब्जेक्ट है। इसकी जानकारी मैं आपको पिछली क्लास में भी दे चुका हूँ। एक अपने आप में एक डमी सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस करता है किसी असली सब्जेक्ट को, ठीक है जी। इज इसके अकॉर्डिंग यूज हुआ है, कोई परेशानी नहीं, नॉट नेगेटिव है। वर्थ, वर्थ की अगर हम बात करते हैं तो वर्थ का मतलब होता है कि जरूरत, ठीक है जी। किसी चीज की जरूरत या वर्थ की अगर हम बात करते हैं किसी चीज की कीमत या किसी भी चीज की आवश्यकता, आवश्यकता, ठीक है जी। इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल टू राइट, ठीक है ना जी। आगे लिखा है टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाइज। देखो बच्चों पहले सी बात कर लेते हैं, एज यहाँ हमें रीजन बताने का काम कर रहा है, एज हमें यहाँ पर रीजन बताने का काम कर रहा है, ठीक है जी। फाइन, ये एज हमें रीजन बताने का काम कर रहा है, ठीक है। कोई भी बच्चा एबीसीडी में आंसर नहीं देगा, कोई भी बच्चा एबीसीडी में आंसर नहीं देगा, क्योंकि एबीसीडी में आंसर आपके आंसर की में दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये एबीसीडी आंसर का मतलब सिर्फ तुक्का लगाना है, ठीक। आप एबीसीडी से थोड़ा बाहर निकले और जो भी आप आंसर बनाए उस आंसर को रीजन के साथ एक्सप्लेन करें, वरना कोई फायदा नहीं है। एज अपना में रीजन बताने वाली कंजंक्शन है, ही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है और नेवर रिप्लाइज, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो यूज हुआ है, यहाँ पर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हुआ है, ये उस इंसान की हैबिट है, वो कभी जवाब नहीं देता, तो इसका मतलब ये भी अपने में बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है ना। अब अगर हम समझने का काम करते हैं तो बात यहाँ देखते हैं, टू राइट टू हिम, ये टू इस प्रेपोजिशन को हिम के लिए यूज हुआ है और ये अपने में एक इंफिनिटिव है, ये अपने आप में एक इंफिनिटिव है, ठीक है जी। ये अपने आप में एक इंफिनिटिव है, तो ये भी अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि ये भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास एरर अगर हम ढूंढने का काम करते हैं तो इस वाले सेक्शन में एरर नहीं है। टू राइट टू हिम अपने आप में ठीक है, एरर नहीं है। एज ही नेवर रिप्लाइज, इसमें भी कोई एरर नहीं है। अब एक ही ऑप्शन बचता है, यही कोई ना कोई गड़बड़ है, ठीक है। एक ही ऑप्शन बचता है, यही कोई ना कोई गड़बड़ है। इस गड़बड़ को ध्यान से देखते हैं। इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल, तो आप क्या कहोगे, इस परेशानी की जरूरत ही नहीं है कि उसको लिखें, क्यों, क्योंकि वो इस बात का जवाब देगा ही नहीं या देता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल। तो सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है इस हैविंग का मतलब क्या है। बेसिकली हैविंग अपने आप में एक परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, ये किसी भी वर्ब को एक ऐसा एडजेक्टिव बनाने का काम करता है जो कंप्लीटनेस ऑफ टाइम या कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे अगर मैं आपके सामने कहता हूं ही, या मैं अगर आपके सामने कहता हूं हैविंग फिनिश्ड हिज मील, कॉमा ही लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, उसने अपनी जो मील को फिनिश करने का काम किया, उसके बाद वही इंसान चल दिया अपने ऑफिस को, ठीक है जी। बात समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखने का काम करें दोस्तों, तो यहाँ पर इस हैविंग का कोई लॉजिक नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पर इस लिखे हुए सेंस में हैविंग नॉट, इट इज नॉट वर्थ हैविंग, तो हैविंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना कह सकते हैं इट इज नॉट द ट्रबल, इट इज नॉट वर्थ द ट्रबल। ये मुसीबत की आवश्यकता नहीं है कि ये मुसीबत जैसी आपको लगे कि आप उसको लिखें, ऐसी बातों का वो जवाब नहीं देता। तो यहाँ इस हैविंग को लिखने की जरूरत नहीं है, एरर तो सीधा सीधा एबीसीडी कहकर बताया जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चों, यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आए, अगले क्वेश्चन पर आए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन 12 को ध्यान से देखिए और इसका अपना आंसर बनाने की कोशिश करें। क्या कहता है, द रिसेंटली हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल हिट हाउसहोल्ड बजट्स सीवियरली। सबसे पहली बात तो देखो, कुछ छोटे छोटे फिक्चर्स हैं, इन्हें समझने का काम करना। किसी भी लिखे हुए शब्द में नाउन से ठीक पहले हम नाउन का यूज नहीं करते, हम इसे बनाकर चलते हैं एडजेक्टिव, ठीक है दोस्तों। और इसी बातचीत को अगर मैं कहूं कि किसी भी एडजेक्टिव से ठीक पहले हम एडजेक्टिव का यूज नहीं करते, हम इसे बदलने का काम करते हैं किसमें, एडवर्ब में। तो सबसे बेसिक एक स्ट्रक्चर है जो आपको कई जगह पर काम आएगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। सवाल की अगर बात कर रहे हैं तो हमारे सामने इस लिखे हुए सेंटेंस के सब्जेक्ट को ध्यान से देखें। हाइक अपने आप में सेंटेंस का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन के अलावा कोई और शब्द नहीं होता, ठीक है दोस्त। बात समझ रहे हैं, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन के अलावा कुछ नहीं होता। फाइन, अब अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ हाइक अपने आप में नाउन है, ठीक है दोस्तों। हाइक अपने आप में नाउन है। जब हम रिसेंटली की बात करते हैं तो रिसेंट के साथ एलवाई जुड़ने की वजह से ये एक एडवर्ब हुआ, और भाई और रिसेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये अपने एडजेक्टिव हुआ। तो नाउन से पहले रिसेंटली नहीं, सिर्फ एक रिसेंट की जरूरत है। तो मुझे लगता है इतनी सी प्रॉब्लम थी, आगे के सेंटेंस को भी पढ़ लेते हैं, क्या ये हमें समझाने का काम करता है, ठीक है जी। फाइन, देखो दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, ये चीज आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के दौरान भी पढ़ाई जाती है, और ये चीज आपको याद रखना है, क्या चीज, वेरी की बात कर लीजिए, ठीक है, या फिर इनफ की बात कर लीजिए, या फिर आप इसी की जगह टू की बात कर लीजिए, या फिर आप क्वाइट की बात कर लीजिए। इन सभी को आप एडजेक्टिव्स की अगर बात करते हैं तो आप इन सभी को पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं। ये ट्रिक सारे के सारे बच्चे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ आप इसे यूज करते हैं, ठीक है ना। चलो एक एग्जांपल इसी चीज के लिए लेकर चल लेता हूं। मैंने कहा शी इज वेरी इंटेलिजेंट इनफ, तो आपके हिसाब से सेंटेंस में कोई परेशानी है, आपके हिसाब से सेंटेंस में कोई परेशानी है, आप कहोगे सर ये तो गड़बड़ हो गई, और गड़बड़ क्या है, बड़े प्यार से समझिए। भाई शी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है, ठीक है जी। वो कैसी है, आपने कहा इंटेलिजेंट, यानी इंटेलिजेंट अपने आप में एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का भी कौन सा डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। अब पॉजिटिव डिग्री के लिए अगर आप वेरी को ठीक मानते हैं तो इनफ को हटा दो, ठीक है जी, और अगर आप इनफ को ठीक मानते हैं तो वेरी को हटा दो, लेकिन रहेगा इन दोनों में से कोई एक ही, ठीक है जी, रहेगा इनमें से कोई एक ही। अब जब इनमें से कोई एक ही रहेगा तो क्वेश्चन का आंसर बनाना आसान हो गया। क्वेश्चन से पहले ये दिस आया हुआ डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये लिखा हुआ जो क्वेश्चन है ये सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से इज अपने आप में बिल्कुल सही है। आगे लिखा है क्वाइट टू सिंपल फॉर मी टू आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। फोर के बाद ये मी ऑब्जेक्टिव केस बिल्कुल सही लिखा है, और टू आंसर जवाब देने के लिए इंफिनिटिव अपने आप में काम कर रहा है। सिंपल होना अपने आप में क्या है, सिंपल होना अपने आप में पॉजिटिव है, लेकिन हम इस टू के साथ वी1 का पेयर बनाकर चलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है, पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ा, पढ़ाया गया होगा या पढ़ाया जाएगा। तो भाई इसका मतलब क्वाइट इसके साथ क्या हुआ, सुपरफ्लूस हुआ। तो यही एक छोटा सा आंसर है बच्चों, इस बात को लिख लेना, कई सारे क्वेश्चंस में ये लॉजिक काम आएगा, और इसको भी जरा साथ साथ लिख लेना, कई सारे क्वेश्चंस में ये लॉजिक काम आएगा। मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि मैं इन बोनेंजा क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे इस बात की खुशी है कि इन बोनेंजा क्लासेस में हम ऐसी ऐसी ट्रिक्स को जरूर पढ़ लेंगे जिन ट्रिक्स के बेसिस पर हमें कई सारे क्वेश्चंस बनाने आसान लगेंगे दोस्तों, ठीक है जी अवंतिका जी। चल मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन 14 का आंसर बनाओ भाई। ये अगर आपको याद नहीं कराया जा रहा तो आपको कहना चाहिए था दोस्त मुझे। देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो, समझने का काम करते हैं। अब इस सवाल के अंदर देखो आपके हिसाब से कहां पर क्या गड़बड़ है, सोचो समझो और मुझे बताओ। इस लिखे हुए सवाल में आपके हिसाब से कहां क्या गड़बड़ है।
देखो, सबसे पहली बात तो ये जो देयर लिखा है हमारे सामने, देयर सेंटेंस का सब्जेक्ट है नहीं, तो देयर इंट्रोडक्टरी काम करता है, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है। इज हमने यूज किया है किसके लिए? इस लिखे हुए टाइम के लिए, ठीक है जी, है ना? फाइन, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें समझ में आया कि ये जो टाइम लिखा हुआ है अपने आप में नाउन है। नाउन से पहले ये जो लिटिल लिखा है हमारे सामने, ठीक है, हमारे सामने जो लिटिल यहाँ लिखा है, लिटिल इसका एडजेक्टिव है ना? तो एडजेक्टिव से पहले इस वेरी का हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वेरी जो अपने आप में एडवर्ब है ना? ठीक है जी। अभी इस ए का जिक्र मैं नहीं करूंगा, पहले आगे पढ़ेंगे, क्योंकि उस ए को हटाना है या ना हटाना है। अगर हम लिटिल की बात करते हैं तो नेगेटिव सेंस कन्वे करता है, ठीक है जी। और अगर हम आ लिटिल की बात करते हैं तो ये अपने आप में पॉजिटिव सेंस कन्वे करता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है दोस्तों, ठीक है, ये एक बेसिक डिफरेंस है आपके सामने। फाइन, क्लियर है? अब इन दोनों का ये डिफरेंस आप याद रखोगे, वहीं से रास्ता निकलेगा, लेकिन उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव तब पता चलेगा जब आगे आप इसे पढ़ेंगे, ठीक है ना जी। यानी कि उनके पास बहुत कम समय है किसका? टू प्रिपेयर फॉर द शो की तैयारी का। इनका आपको नेगेटिव सेंस जनरेट करना है ना? तो इस नेगेटिव सेंस को जनरेट करने के लिए आप इसके साथ वेरी को बिल्कुल ठीक मानते हैं, ठीक है ना? तो गड़बड़ एक ही होगी, और वो क्या होगी? इस ए को यहां से हटाना है, तो यही गड़बड़ होगी भाई, ठीक है? ठीक है जी, बात समझ में आई भाई? क्लियर है? सर एनटीपीसी का एग्जाम सेंटर नोएडा गया है, रहने का कोई साधन नहीं है, हेल्प मी। भाई मैं बताओ आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? बता मेरे भाई मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? अगले क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। सारे एनटीपीसी के एग्जाम्स का उल्टा सीधा जगह सेंटर डाला गया है, तो उसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। अपना जाओ, पेपर देकर आओ, ठीक है? प्रीता जी स्पेलिंग क्या लिख रहे हो? फूदर क्या होता है? फूदर। इफ ही वांट्स फर्दर इंफॉर्मेशन सेंड हिम टू मी। सवाल को ध्यान से समझते हैं। दो शब्द होते हैं दोस्तों, फर्दर और एक होता है फॉरवर्ड। दोनों के दोनों शब्दों के फर्क को समझने का काम करते हैं, ठीक है? आपके साथ मिलकर डिस्कस कर रहा था बेटे, ध्यान से देखते हैं। दो शब्द हमारे फर्दर, फर्दर का मतलब होता है नेक्स्ट, ये हमेशा बताने का काम करता है सीक्वेंस। फादर की अगर हम बात करते हैं तो फादर निकल कर आया है किस शब्द से? फार से, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज की बताता है? डिस्टेंस की जानकारी देता है। इफ ही वांट्स फर्दर इंफॉर्मेशन, डिस्टेंस का तो कोई लेना देना नहीं है, तो डिस्टेंस की जगह आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? फर्दर। फर्दर का मतलब क्या हो गया? सीक्वेंस में जो अगली है, खत्म बात, ठीक है भाई? क्वेश्चन 16 पर आ जाओ भाई। फाइन, क्वेश्चन 16 को देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन 16 कहता है योर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी, डज शी। सवाल में क्वेश्चन टैग की उलझन है, सवाल में क्वेश्चन टैग की उलझन है। आपके हिसाब से क्वेश्चन टैग के हिसाब से इसमें क्या करेक्शन होगी? बच्चे इस एल्डेस्ट को लेकर परेशान हो रहे हैं, ठीक है ना? देखो भाई, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, ये शब्द है हमारे बेसिकली, ठीक है ना? अब इस एल्डर की अगर हम बात करते हैं तो इसे कंपैरेटिव डिग्री के लिए लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है ना जी? लेकिन अगर हम इसे तरीके से समझें तो ये एल्डर अपने आप में एक नाउन की तरह भी यूज हो सकता है और एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है। सिस्टर से पहले आया है एल्डेस्ट, तो इसका मतलब परिवार में जो सबसे बड़ा रिश्ता है उसे एल्डेस्ट कहा गया है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लिव्स इन अ बिग सिटी, सभी बच्चों को ये चीज तो पता ही है भाई कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए पॉजिटिव सेंटेंस का जब हम क्वेश्चन बनाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस का जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं, तो भाई हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेटिव कंट्रैक्शन लगाकर, तो डज शी नहीं, आप इसका क्वेश्चन टैग डजंट शी के साथ बनाएंगे, ठीक है? ये तो बालक का सवाल था। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन 17 क्या कहता है? माय नेबर्स ग्रैंडसन इज ओनली 5 मंथ ओल्ड, ठीक है जी? ये सवाल अच्छा है। मैं आपके सामने दो क्वेश्चन लिखूंगा, ध्यान से समझना। जो अच्छे अच्छे तरह से इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार सारे के सारे बच्चे लाइव आकर मुझे यस सर कहो, ठीक है? फाइन, जो स्टूडेंट्स क्लास में लाइव हैं एक बार फटाफट से सारे आके यस सर कहो, ठीक है जी? इंग्लिश लिटरेचर को ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह लेंगे तो इट विल बी वेरी टफ फॉर यू, क्योंकि लिटरेचर अपने आप में फार एंड वाइड है, दैट विल बी वेरी टफ फॉर यू। सारे बच्चे लाइव आ जाए। इसमें उलझन भी बहुत ज्यादा है, इसमें परेशानी भी बहुत ज्यादा है। अब सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। फाइन, सवाल क्या कहता है ध्यान से देखना। शी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है, सो अपने आप में एक एक्शन वर्ब है, देखने का काम किया है, ठीक है? देखने का काम किया है। फाइन, अब अगर उस इंसान ने देखने का काम किया, मैं आपसे पूछूं उसने क्या देखा? आपने कहा उसने देखा स्नेक को। स्नेक अपने आप में एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसी की वजह से इस ए का यूज किया गया है ना? यानी कि ये 10 इंचेस जो लिखा हुआ है ये इससे पहले आया एक एडजेक्टिव है, इसलिए इस इंचेस को प्लूरल नहीं बनाएंगे, हम कहेंगे 10 इंच स्नेक, क्योंकि हम किसी भी एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं बनाते, ठीक है भाई? हम किसी भी एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनाते। फाइन, इसी तरह से इस क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करते हैं तो शी हमारे सामने प्रोनाउन है, हैज अपने आप में एक वर्ब है जो एक्शन को ही बताती है, पोजेशन कैटेगरी है, ठीक है जी? ये हमारे पास एक पोजेशन बताने वाली वर्ब है, ठीक है? शी हैज व्हाट, उसके पास क्या है? आपने कहा नोट्स, यानी कि ये अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन है और इस प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आया ये सब कुछ इसका एडजेक्टिव है, इसलिए हम इसका सिंगुलर बनाकर चलेंगे, क्योंकि किसी भी एडजेक्टिव का प्लूरल बनाते ही नहीं है ना? अब एक नई कहानी सामने आई। नई कहानी क्या है? शी हमारे सामने लिखा प्रोनाउन है, इज हमारे सामने एक लिंकिंग वर्ब है, ठीक है जी? अब लिंकिंग वर्ब की बात क्या होती है? लिंकिंग वर्ब के ठीक बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद अगर लिंकिंग वर्ब हम लिखते हैं तो लिंकिंग वर्ब के बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो हमारा नाउन हो सकता है या फिर हमारा एडजेक्टिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये इस सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को पूरा करता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ आई एम टीचर्स, तो क्या ये मेरा वाक्य सही है? बताओ दोस्तों जरा, बताओ जरा ध्यान से। हाँ भाई रोज बाबू, हाँ भाई रोज बाबू, इसको हम गुलाबो कहेंगे। हाँ भाई गुलाबो, मैं आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूँ आई एम टीचर्स, तो ये कहना सही है भाई? शाबाश। तो आप कहोगे सर ये बात तो कतई गलत है, ये बात कतई गलत, ये बात सरासर गलत। काहे सरासर गलत होगी ये बात? आप कहोगे आई हमारे सामने सिंगुलर है, ठीक है ना जी? ये इसकी लिंकिंग वर्ब है। अब सिंगुलर के लिए टीचर्स थोड़ी कहोगे, टीचर तो सिंगुलर ही रखोगे, है ना? यही तो कहोगे, ठीक है ना? आई एम अ टीचर, है कि नहीं? सेट है भाई? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई, अब अगर मान लो इसी की जगह मेरे दोस्तों, अगर मान लो इसी की जगह मैं आपके सामने इस बात को कहूं, ध्यान से समझना, ध्यान से, ठीक है? यहाँ पर हमारे सामने शी लिखा है, यहाँ लिखा है लिंकिंग वर्ब, ठीक है जी? अब इस लिंकिंग वर्ब के बाद ये जो ओल्ड लिखा है ये अपने आप में क्या है? एक एडजेक्टिव है,
है ना, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बात कर रहा हूं तो 10 ईयर, ये इस इंसान की एज बताने की कोशिश की जा रही है। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं, चलो सारे के सारे शिकारी जरा अपनी एज बताओ, सारे के सारे शिकारी जरा अपनी एज बताओ, चलो भाई। रोज बाबू खतरनाक है, कभी से खतरनाक है, आज से खतरनाक नहीं, कभी से खतरनाक है। हाँ भाई बताओ जरा अपनी अपनी एज बताओ सर। अब एक ने बताया भाई मुझे 19.5 ईयर्स, एक ने बताया 21 ईयर्स, एक गधा कह रहा है जी 14 साल। इसको भेजो, नाबालिग हमारी क्लास में क्या कर रहा है, ठीक है। अब भाई आपने अपनी अपनी जो एज बताने का काम किया है, ठीक है, तो आप जो भी अपनी एज बता रहे हो उसमें आप आगे तो संख्या बता रहे हो ना, है ना दोस्त मेरे, आप आगे संख्या बता रहे हो, संख्या के अनुसार क्या बता रहे हो, ईयर्स बता रहे हो, है ना भाई, बात समझ में आ गई, क्लियर है भाई। तो आप अपनी जब उम्र बताने का काम कर रहे हो तो जो आपकी उम्र है वो उस हिसाब से अपनी उम्र बता रहे हो, तो आंसर आपके सामने आ गया, ठीक है। आंसर आप सभी के सामने आ गया, क्या आंसर हुआ जी, माय ग्रैंडसन, ध्यान से समझना, माय नेबर एपोस्ट्रोफेस, ये आप सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ग्रैंडसन की वजह से सिंगुलर है, ओनली एक एडवर्ब से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पाई मंथ आपने उसकी एज बताई और ये जो ओल्ड है एडजेक्टिव है, कहानी खत्म। तो गड़बड़ कहाँ है भाई, सेक्शन डी में गड़बड़ है भाई। चलो जी बहुत अच्छी बात है भाई, क्लियर है भाई, ये भी आंसर बन गया। एक ही क्वेश्चन बहुत प्यारी चीज सीखने को मिली, अधिकतर ये लोग गलत बोलते हैं, इसको संभाल के चलना है। क्वेश्चन 18 का आंसर बनाओ, चल भाई, क्वेश्चन 18 का आंसर बनाओ भाई। चलिए भाई 18 क्वेश्चन पर काम कर रहे हैं। यू शुड हैव रेस्पॉन्ड टू माय क्वेरी। देखो सीधी बात है, इन क्वेश्चन में ज्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर मैं आपको कहता हूं यू शुड राइट अ लेटर, मॉडल एक्सरसाइज में ये बात बताई जाती है, ठीक है। और अगर मैं इसी की जगह ये कहूं यू शुड बी राइटिंग अ लेटर, और फिर मैं अगर इसी बात को फिर से कहूं यू शुड हैव रिटन अ लेटर, तो देखो इस बात को ध्यान से समझो, मॉडल एक्सरसाइज में भी टेंस के अलग अलग, मॉडल एक्सरसाइज में भी टेंस के अलग अलग फीचर होते हैं, ठीक है। मॉडल एक्सरसाइज के साथ अगर हम बात करें तो मॉडल एक्सरसाइज के साथ टेंस के अलग अलग फीचर्स होते हैं, ठीक है जी। अब इस सवाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यू शुड राइट अ लेटर, इसका मतलब आपको ये पत्र लिखना चाहिए, ये मीनिंग समझ में है, आपको ये पत्र लिखना चाहिए। ये पत्र या तो आप प्रेजेंट में लिख सकते हैं या आप फ्यूचर में लिख सकते हैं। मैं कहूँ यू शुड बी राइटिंग अ लेटर, तो इसका मतलब ऐसा होना चाहिए कि जिस समय ये बात कह रहा हूं, यानी कि बात मैं प्रेजेंट में कह रहा हूं, ठीक है, और लिखने का ये जो एक्शन होना कॉन्टिन्यूसली चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप कभी कभी अपने छोटे भाई बहन को भी ये चीज कहते होगे कि जब मैं घर आऊं उस समय मुझे दिखाई देना चाहिए कि तुम पढ़ रहे हो, या फिर मैं कहूं मुझे तुम पढ़ते हुए दिखाई देना चाहिए, यानी कि एक्शन कॉन्टिन्यूस हुआ। लेकिन अगर इस शुड के साथ हैव थर्ड फॉर्म हम अगर जोड़ते हैं तो इसका मतलब निकलता है चाहिए था, और कुल मिलाकर ये एक्शन बताने का काम कर रहा है पास्ट के बारे में। ये क्या बताने का काम कर रहा है, पास्ट के बारे में। तो बात क्या हो गई भाई, बात ये हो गई। और जब आप इसकी हिंदी समझते हैं कि आपको एक पत्र लिखना चाहिए था, तो इसका मतलब समझ में आता है एक्चुअली हुआ क्या है, यू डिड नॉट राइट। एक्चुअल में क्या हुआ कि आपने पत्र लिखा नहीं, ठीक है, आपने पत्र लिखा नहीं, एक्चुअल में ये हुआ। अब इस बात का मतलब क्या समझ में आया, सीधे सीधे तरीके से अगर हम देखें तो एरर हमें मिल ही गया है, यू शुड हैव रेस्पॉन्ड नहीं, रेस्पॉन्डेड होना चाहिए। आप इसकी जगह ये भी कर सकते थे कि यू शुड, और आगे आप लिख सकते थे सिंपल हैव हटाकर रेस्पॉन्ड, तो एरर तो सीधा मिल गया। अब हमारे जो प्यारे प्यारे शिकारी है ना, हमारे सारे के सारे जो शिकारी हैं, ये पता है कहां लड़ाई कर रहे हैं, कह रहे हैं ये सूनर शब्द तो होना ही नहीं चाहिए। अरे कैसी बात कर रहे हैं भाई, सून हमारे सामने पॉजिटिव डिग्री है, सूनर कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री का हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं जब इंप्लाइड कंपैरिजन यूज करते हैं, इंप्लाइड कंपैरिजन करते हैं। इस बात का मतलब क्या हुआ, तुम्हें मेरे सवाल, क्वेरी का मतलब होता है सवाल, तुम्हें मेरे सवाल का जवाब पहले दे देना चाहिए था, ठीक है, तुम्हें मेरे सवाल का जवाब पहले दे देना चाहिए था। बात समझ में आ रही है जी, क्लियर है। तो ये अपने आप में इंप्लाइड कंपैरिजन है, ठीक है ना। तो ये सुनर अपने आप में गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। देखो ये तो कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार है, और ये इंप्लाइड कंपैरिजन हम कभी कभी एक सिंपल सेंटेंस के अंदर भी कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर किसी दुकान पर गए, आप अगर किसी दुकान पर गए, आपने वहां पर एक टी शर्ट देखी, फाइन, आपने वहां पर एक टी शर्ट देखी, टी शर्ट देखने के बाद आपने वो टी शर्ट महंगी है यार, बहुत ज्यादा महंगी, आप दूसरी दुकान पर गए, दूसरी दुकान पर आपने शर्ट टी शर्ट देखी, वो टी शर्ट देखकर आपने कहा ये कुछ बेहतर है, आपने क्या कहा, ये जो टी शर्ट है कुछ बेहतर है, इसकी कीमत भी कुछ कम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये समझ में आया कि ये टी शर्ट बेहतर है, आप यही तो कहोगे, दिस टी शर्ट इज बेटर। आप ऑब्जर्व करना, फुल स्टॉप। आपने कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया, कंपैरिजन भी कर दिया, लेकिन कंपैरिजन किससे किया, इंप्लाइड, यानी कि पहले से आपके दिमाग में कोई टी शर्ट है उसकी तुलना सामने रखी टी शर्ट से किया, ऐसे कंपैरिजन को हम इंप्लाइड कंपैरिजन कहते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अरे हाँ ना, जैसे आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मान लो आप में से कोई देवी या देवता ये कहता है आज ज्यादा गर्मी है, तो आप क्या कर रहे हो, आज के टेम्परेचर की तुलना जो बीत गया दिन आप उससे इंप्लाइड कंपैरिजन कर रहे हो, यानी कि कल जितनी गर्मी थी उससे ज्यादा गर्मी आज है, लेकिन कल का दिन तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे सामने है ही नहीं। अरे हाँ, आप क्या कहेंगे, आज ज्यादा गर्मी है, तो आप कहेंगे इट इज हॉटर, HOTT, हॉट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, क्या यूज करेंगे, इट इज हॉटर टुडे बेब्स। हाय, अगर कोई आकर आपको कहे आई एम हॉट टुडे, झापड़ मारना खींच के, बदतमीज कहीं की, पहले ही बहुत गर्मी, तुम आके आग लगा दोगी यहाँ। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, डोंट ट्राई दिस एट होम, ठीक है। एक एग्जांपल लिख देता हूँ, इट इज हॉटर, ठीक है, डोंट ट्राई दिस। हाँ आप ये भी सेंटेंस बना सकते हैं। आज ट्रैफिक 19 में क्या कहता है, द क्रू ऑफ सोल्जर्स वर नॉट परटर्ब्ड, परटर्ब्ड का मतलब था पजल्ड, परेशान होना, परप्लेक्स्ड, सिनोनिम लिख लेना मेरे बच्चों साथ साथ, बाय द स्ट्रॉन्ग गेल। सर मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, एक अच्छी सी ड्रेस खरीद लो बेटा, ठीक है, एक अच्छी सी ड्रेस खरीद लो, क्या नाम है इसका, सुशांक, ठीक है,
शशांक कह रहा है सर मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना। आप बेटे एक अच्छी सी ड्रेस बनवा लो, ठीक है, और बस वो अच्छी सी ड्रेस काफी है आपके लिए। घर वालों को बता दो देखो मैंने इनकम टैक्स ऑफिसर की ड्रेस पहन ली, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया, क्योंकि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उससे तो कोई लेना देना है नहीं आपका, है ना बेटा। सबसे आसान तरीका है, जो आपको बनना है उसके कपड़े पहन लो, बस राजा बाबू बन जाओ। द क्रू ऑफ सोल्जर्स वर नॉट परटर्ब्ड बाय द स्ट्रॉन्ग गेल, यानी कि क्या हुआ भाई, क्रू हम कहते हैं जो आपकी नोस, जो आपकी ये सारे के सारे जो टिंगू मिंगू है ना भाई साहब, इधर तो हार्ट टाइटैनिक, इधर तो हार्ट टाइटैनिक, ठीक है भाई, और इधर तो हा ऊ जैक, इधर तो हाई ऊ रोज, इधर जैक और रोज मिलकर आपस में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों मिलकर आगे क्या कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो भाई ये दोनों के दोनों डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये जो क्रू है ना, ये सारे के सारे यूनाइटेड सेंस में काम कर रहे हैं, इसलिए वर्ड नहीं वॉज का यूज करें। क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, आपको पढ़ने के अलावा ये बातें करनी है कि सर मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, तो बेटे तुम्हारे लिखने से इनकम टैक्स ऑफिसर कोई भी नहीं बन पाएगा, तुम पढ़ाई करो मत इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए, क्लास में बस कमेंट करते रहो। तो भाई इससे डी को वर्ड नहीं वॉज आपने लिखा, ठीक है भाई। ऑफिसर बनने के लिए बेटा मेहनत करनी होती है, और मेहनत जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तो उस समय भी आप पढ़ाई पे ध्यान ना दें और आप फालतू की बातें करें, तो भाई फिर तो क्या ही ऑफिसर बनेगा बेटा, तो है सिलेक्शन लेना है तो पढ़ाई तो करो यार, पढ़ाई कर नहीं रहे हो, बातें करने के लिए आपको क्लास चाहिए। इस कमेंटबाजी को छोड़ के बेटा और क्लास के अंदर जो पढ़ाया जाता है उसको शिद्दत से पढ़ो, उसको सिंसियरिटी से पढ़ो, तब आएगा बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का जज्बा। द मैनेजर सेड कुड यू प्लीज कंफर्म मी वेदर यू हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम्स दैट यू हैड ऑर्डर्ड। ओके जी बिल्कुल कर देंगे। अब आती है हमारी बातचीत। द मैनेजर सेड, देखो ये वैसे तो डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है पर फिर भी समझेंगे क्या प्यारी बात है इसमें। मैनेजर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सेड ये हमारे सामने एक वर्ब है और इस वर्ब का पूरा ऑब्जेक्ट ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। कुड यू प्लीज, अगर इस कुड यू प्लीज को हम समझते हैं तो हम किसी भी इंसान को जब रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का भी यूज कर सकते हैं और वुड का भी यूज कर सकते हैं। नियम ये कहता है, ठीक है दोस्तों, नियम ये कहता है, फाइन, नियम ये कहता है कि वुड हम फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं और कुड हम इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। हालांकि फॉर्मल और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट में कोई खासा फर्क नहीं होता, ठीक है दोस्त, रिक्वेस्ट तो रिक्वेस्ट होती है, इसमें कोई फॉर्मल या इनफॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं होती, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है ना। चलो अब चीजों को समझते हैं, तो ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों के लिए यूज हो जाते हैं। तो कोड अपनी जगह रिक्वेस्ट कर रहा है, यू ठीक है प्लीज ठीक है, आगे लिखा है कंफर्म मी वेदर यू हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम्स दैट यू हैड ऑर्डर्ड, ठीक है। अब सवाल में क्या हो गया है भाई, ऑर्डर किया हुआ है जी दोस्तों, ऑर्डर किया हुआ है, फाइन, तो ये तो पास्ट परफेक्ट अपने आप में सही जा रहा है, पास्ट परफेक्ट अपने आप में सही जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पास्ट परफेक्ट को छेड़ेंगे नहीं क्योंकि उस इंसान ने पहले कभी ऑर्डर किया। अब इधर अगर हम देखने का काम करते हैं तो यहाँ लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट, तो आपने किसी इंसान से ये पूछा है कि आप मुझे कंफर्म करके बताएं कि आपको वो रिसीव अभी हाल फिलहाल तक हुए हैं या नहीं हुए हैं जो आपने ऑर्डर किया था। तो इसमें एक छोटी सी दिक्कत है और वो ये दिक्कत है, इस बातचीत को अगर हम टाइमलाइन से समझने का काम करें मेरे दोस्तों, तो ये हमारे सामने प्रेजेंट का समय है, ठीक है। सर कंफर्म की जगह कंफर्म कर दीजिए, कंफर्म क्यों कर दे भाई, क्यों कंफर्म कर दे भाई, मॉडल एक्सिलरी के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, जबरदस्ती है, जबरदस्ती है, खामखा। अब इस बात को समझने का काम करते हैं, प्रेजेंट में कोई इंसान है, ठीक है, तो वो इंसान कंफर्मेशन मांग रहा है, इसका मतलब रिसेंट पास्ट की बात कही गई है, ठीक है, और रिसेंट पास्ट की कंफर्मेशन के लिए आपने यहां पर लिखा है हैव रिसीव्ड। बेटे क्वेश्चन को लॉजिक के साथ तोड़ते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं कि जी ये कर दें वो कर दें ऐसा कर दें वैसा कर दें, मैनेजर की जगह मैनेजर ही कर देते हैं, यू की जगह आपका नाम लिख देते हैं, हो गया क्वेश्चन फिर, जबरदस्ती नहीं करते हैं। अब सवाल को ध्यान से समझते हैं, कहानी क्या होगी, रिसेंट में उस इंसान ने पूछा है, तो रिसेंट से अगर मैं किसी पास्ट की एक्टिविटी बात करूंगा तो वो तो पास्ट इंडेफिनिट ही होगा, है ना। अगर इस पास्ट इंडेफिनिट से मैं और ज्यादा पास्ट पर जाता तब पास्ट परफेक्ट की बात होती, है ना। तो कंफर्म वो अगर रिसेंट प्रेजेंट में कर रहा है तो पास्ट की तरफ ही जाएगा, इसलिए हैड की जरूरत नहीं है, यू ऑर्डर आएगा, ठीक है जी, क्या आएगा भाई ऑर्डर। तो यहाँ पर हमारे इस बी वाले ऑप्शन की ही गड़बड़ है, ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास इस बी वाले ऑर्डर की है ना जी। वेदर चॉइस के लिए आता है तो इसमें कोई चॉइस है नहीं, अरे बिल्कुल कैसी बात कर रहे हो आप। अगर किसी इंसान से ये चीज पूछ रहे हो कि आप मुझे कंफर्म कर दें वेदर यू हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम्स दैट यू ऑर्डर्ड, इसका मतलब क्या हुआ, तो आप सामने वाले से यस या नो ही तो पूछ रहे हैं, आपने उसके सामने चॉइस ही तो रख दी कि जो आपने ऑर्डर किया आपको वो मिला, मुझे कंफर्म कर दें, तो कंफर्म करने का मतलब क्या हुआ, या तो यस या नो ही तो पूछना चाह रहे हैं, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, इसमें क्या उलझन की बात है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मोर पास की घटना तब सेंसिबल होती यहाँ पर जब रिसीव लिखा होता, या तो यहाँ पर इस प्रेजेंट से हम रिसीव की बात करते तब हेड ऑर्डर की बात आती, ठीक है ना। लेकिन इसने तो यहाँ पर इसे रिसेंट पास यानी कि प्रेजेंट से जोड़ दिया, तो प्रेजेंट को पास्ट इंडेफिनिट से जोड़ना सेंसिबल है, लेफ्ट टू राइट की कंसीडरेशन इसे ठीक कराती है। ये क्वेश्चन पेपर में भी गलत दिया गया था, ये क्वेश्चन पेपर में गलत दिया गया था, इसको कई स्टूडेंट्स ने चैलेंज भी किया है। कांग्रेचुलेशंस आशीष, बेटे सुशांत पढ़ाई पर ध्यान दो प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा, आप किसी क्वेश्चन का आंसर बनाओगे मुझे अच्छा लगेगा, आप यहाँ माफी मांगे मुझे ये अच्छा नहीं लगता बेटा। मैं आपको फालतू कमेंट, क्वेश्चन 21 का आंसर बनाते हैं, एथेंस वाज मोस्ट लुमिनस, सभी बच्चों को पता है इसमें ज्यादा कोई उल्टी सीधी बात नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री का किसी नाउन के लिए यूज होती है तो नाउन को सुपरलेटिव डिग्री स्पेसिफिक बनाती है, तो मोस्ट नहीं द मोस्ट ल्यूमिनस ऑफ ऑल सिटी स्टेट्स ऑफ एंशिएंट ग्रीस। हल्का सवाल था, क्वेश्चन 22 बनाओ दोस्तों, क्वेश्चन 22 क्या कहता है, वी ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा, आगे लिखा है व्हिच आर वन ऑफ माय फेवरेट फूड्स, ठीक है जी। अब समझने की बात है ये वी ऑर्डर, सबसे पहली बात ये ध्यान रखना बच्चों, ऑर्डर अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है और इसलिए इसके साथ फॉर यूज नहीं होता, ठीक है। तो ये तो इसने अपने आप ही ठीक लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। व्हिच रिलेट कर रहा है पिज़्ज़ा को, तो पिज़्ज़ा को अगर हम समझे तो सिंगुलर है, इसलिए इस आर की जगह हमें इस चाहिए, ए वाले सेक्शन में ही एरर था, ठीक है जी। आगे चलते हैं, वी टॉट, क्वेश्चन 23 कहता है वी टॉट देयर वाज अ गुड आइडिया टू वेयर स्नो बूट्स बिफोर वी स्टेप्ड आउट, ठीक है। सवाल क्या कहता है, सवाल को ध्यान से समझते हैं, देखो इस सेंटेंस के अंदर एक नहीं तीन वर्ब यूज हुए हैं, टॉट, स्टेप्ड आउट और ये क्या है, देयर वाज अ गुड आइडिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक नहीं तीन जगह पर वर्ब्स का जिक्र है। अब इन तीनों के तीनों वर्ब्स को अगर हम टाइमलाइन से रिप्रेजेंट करने का काम करें तो ये हो गई प्रेजेंट की बातचीत। अब यहाँ से इसने टॉट का जिक्र किया, टॉट का जिक्र पास्ट के स्पेसिफिक टाइम पर किया गया है, तो ये अपनी जगह पास्ट इंडेफिनिट सही है। अब वी थॉट देयर वाज अ गुड आइडिया टू वियर स्नो बूट्स बिफोर वी स्टेप्ड आउट, तो यानी कि स्टेप आउट होने का एक्शन जो है वो प्रेसिडेंट है, यानी कि स्टेप आउट घर से कदम बाहर निकालने से पहले, तो कदम पास्ट इंडेफिनिट में घर से बाहर, देखो सोचा और घर से कदम बाहर निकालना दोनों एक ही एक्शंस हैं, ठीक है। और इससे पहले क्या करना है आप लोगों के साथ, इससे पहले विचार क्या है, वियर करना है ना जी, विचार क्या है
बूट्स पहना, स्नो बूट्स पहना, यानी कि इस वियर को जो स्नो बूट्स पहनने का जो विचार है वो वॉज नहीं, पास्ट से मोर पास्ट की तरफ अगर जा रहा है, अगर मोर पास्ट की तरफ जा रहा है तो वॉज नहीं, आप इसे कहेंगे क्या चीज, हैड बीन। तो वॉज की जगह आपको यहाँ लिखना है क्या चीज, देयर हैड बीन अ गुड आइडिया। ठीक है, आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, पढ़ा आपने एंटीसीडेंट प्रेसिडेंट का एक लॉजिक, इस सेंटेंस के बीच में अगर बिफोर लिखा मिलता है, अगर सीधी बात आप करते हैं तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म और इधर सेकंड फॉर्म, उस लॉजिक से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वो लॉजिक भी आपके काम आ सकता है। क्वेश्चन 24 पर आते हैं। चलिए, इट हैड बीन रेनिंग सिंस 2 आवर्स, हल्का सा ही सवाल दिया है। जब कैलकुलेटेड टाइम के लिए बात करते हैं, ड्यूरेशन की बात करते हैं तो सिंस नहीं फोर का यूज करते हैं। क्वेश्चन 25, एवरी सैटरडे द वर्कर्स गेट्स, भाई प्लूरल के साथ गेट्स कहां से आने लग गया है जी, प्लूरल के लिए गेट्स कहां से आने लग गया, अब यहाँ पर एक नहीं दो जगह पर परेशानी है। देखो जी, एवरी सैटरडे कहने की वजह से क्या हो गया है, ये अपने आप में एक रूटीन एक्शन हो गया है। अब बच्चे अगर रूटीन एक्शन बताने का काम करें तो ये तो कंफर्म है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए, है ना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट ये कहता है कि अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। द वर्कर्स गेट्स नहीं, क्या होना चाहिए, गेट देयर वीकली वेजेस। अब यहाँ पर आगे की बात अपने आप में सही है, तो यानी कि बी फॉर बॉम्बे को ठीक करेंगे दोस्तों। बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन पूछे हुए हैं भाई, इससे देखकर तो लगता है कि आप टेंस को ठीक तैयार कर रहे हैं, तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। 26, द कंट्रास्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप आर स्ट्राइकिंग, गजब की बात है। थोड़ी देर पहले भी ये लॉजिक बताया था आपको। कंट्रास्ट लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट है, बिटवीन एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन की वजह से ये भी ऑब्जेक्टिव केस, प्रेपोजिशन की वजह से ये भी ऑब्जेक्टिव केस, फिर से ऑफ लिखा है तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट कंट्रास्ट सिंगुलर है तो आर नहीं, आप इज का यूज करेंगे। ठीक है ना, तो आर की जगह आप इज यूज करेंगे तो बी बॉम्बे सेट है बॉस। बढ़िया सवाल फंसाया गुरु जी। अब अगर हम ध्यान से समझने का काम करते हैं तो देयर सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रोडक्टरी काम कर रहा है। हमने यूज किया इस थ्री के साथ लिखे हुए प्लूरल के लिए, तो ये अपने आप में ठीक है। इन नहीं इनटू का यूज करें, ठीक है ना। और ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंध लगाना, चोरी होने का काम करना, ठीक है ना, चोरी होने का काम करना। ठीक है जी, आप इसकी जगह अगर दूसरा करेक्शन करना चाहे तो ब्रेक इंस भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा ये होगा। ठीक है, बाकी के सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं है, हेंस द आंसर इज ए फॉर एप्पल। ठीक है, ठीक है जी, क्वेश्चन 28 पर काम कर लेते हैं। टेक केयर फॉर कीप योर वैल्यूएबल सेफली, टेक केयर फॉर कीप योर वैल्यूएबल सेफली, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना जी। ये एक एडवर्ब है जो इस कीप को समझा रही है। टेक केयर एंड लिखो ना भाई, टेक केयर एंड कीप, ध्यान रखिएगा और अपनी वैल्यूएबल आइटम्स का आप ठीक ढंग से ये संभाल कर उन्हें रखें। तो 28 के लिए सी फॉर चाइना ही एरर है ना दोस्तों। क्वेश्चन 29 पर आ जाओ मेरे बच्चे, बहुत नया नया सीखने को मिलता है रोज, शुक्रिया दोस्त। चलो भाई बनाओ फटाफट से। 29, नाउअडेज कॉमन पीपल टेक इंटरेस्ट इन, देखो नाउअडेज होने की वजह से आप यहाँ कंटिन्यूटी बताओगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ये चीज होनी चाहिए, नाउअडेज पीपल कॉमन पीपल आर टेकिंग। ठीक है जी, 29 के लिए। अरे यार यहाँ तो एक और गड़बड़ है, यहाँ तो एक और गड़बड़ है, बात तो प्रेजेंट की है, यहाँ तो दो गड़बड़ है। तो हम इस तरीके की गड़बड़ में इस चीज को ऐसे करेंगे कि इसे मान लेंगे कि ये ठीक है, हालांकि नाउअडेज के साथ हम कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलिए, क्योंकि वो तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, आजकल लोगों की आदत है। चलिए, आज का आखिरी सवाल है, ही कैन हैव बीन मोर पोलाइट टू हर। अरे भाई पास्ट की बात करने के लिए कैन की जगह कुड के साथ लगाओगे ना, कुड हैव और थर्ड फॉर्म। ये देखो अभी थोड़ी देर पहले नियम हमने समझाया था आप लोगों को, कहाँ गया वो शुड वाला सेंटेंस, ये रहा। थोड़ी देर पहले समझाया था कि जो भी मॉडल एक्सिलरी हम हैव के साथ जोड़कर लिखते हैं तो वो अपने आप में पास्ट की बात करता है। तो भाई कैन पास्ट के लिए नहीं, पास्ट के लिए कैन की जगह हमें लेकर चलना पड़ेगा कुड, कैन की जगह में लेकर चलना होगा कुड। ठीक है जी, फाइन। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आप अपनी इस शीट को कंप्लीट करेंगे, फाइन, इस शीट को कंप्लीट करेंगे और अगली क्लास में हम इसे फिनिश कर देंगे। फाइन, अगली क्लास में हम इसे फिनिश कर देंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों।